जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 11 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट समिट COP29 आयोजित की जा रही है बाकू अजरबैजान में। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। यहाँ पे होस्ट किया जा रहा है 29th क्लाइमेट समिट। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट को कहाँ पे होस्ट किया गया था। तो इसको बाकू अजरबैजान में होस्ट किया गया था। कौन सा एडिशन है? तो 29th एडिशन है, याद रखिएगा 29th एडिशन हो रहा है बाकू अजरबैजान में। ठीक है, अब इस क्लाइमेट समिट का फोकस क्या है ये देख लेते हैं। तो इस समय इस क्लाइमेट समिट का क्या फोकस है कि जो भी क्लाइमेट रिलेटेड मैकेनिज्म है, क्लाइमेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजिशंस हैं, उनको फाइनेंस करना। ठीक है, उनको फाइनेंस करना, उनको फंडिंग करना, क्योंकि जो ज़्यादातर क्लाइमेट से जूझ रहे हैं वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके पास फंडिंग नहीं है कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी, वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सके या खुद से डेवलप कर सके और क्लाइमेट को क्या करें, क्लाइमेट के जो भी हार्मफुल इम्पैक्ट्स है उनको मिटिगेट कर पाएँ। तो इसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड है क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म। क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म जिसको नाम दिया गया है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। अलग अलग पढ़ें तो क्या है? नया। कलेक्टिव मतलब आपसी साझा, शेयर्ड किया हुआ। कलेक्टिव। क्वांटिफाइड मतलब एक जिसको मापा जा सकता है। गोल मतलब, गोल तो आपको पता ही है, गोल। ठीक है, आपका लक्ष्य। ठीक है, तो ये क्या है? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि पोस्ट 2025 के बाद कंट्रीज को कैसे फंड किया जाएगा ताकि क्लाइमेट रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको, उनके इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जा सके, उनके इम्पैक्ट को कम किया जा सके, सोसाइटीज को रिजिलियंट बनाया जा सके। तो यहाँ पे ये बात हो रही है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की। इसका निकनेम याद रखिएगा, इसका नाम है फाइनेंस COP, क्योंकि ये फाइनेंस के ही मुद्दे पे सारी बात करेगा। जो भी मुद्दे होंगे, जो भी बातचीत होगी, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, वो कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के इर्द गिर्द होंगे। मतलब क्या है कि मतलब फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा, इसलिए इसको फाइनेंस COP कहा गया है। ठीक है, ड्यू टू देयर एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर रोल इन क्लाइमेट एक्शन। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसको फाइनेंस COP के नाम से भी जाना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फाइनेंस COP के नाम से जाना जाएगा। मेन एजेंडा क्या है? तो एग्रीमेंट सिक्योर करना क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। क्लाइमेट रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहा है उनको कैसे फाइनेंस करना, उनको कैसे फंड करना, इसके लिए एग्रीमेंट होगा। साथ ही साथ जो प्रीवियस अनमेट फंडिंग कमिटमेंट्स रहे हैं, जो पुराने पिछले फंडिंग कमिटमेंट्स जो नहीं पूरे किए गए थे उसको पूरा करना फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस। साथ ही साथ फंडिंग को बढ़ाना टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी के लिए पैसा लगता है, पैसा किसके पास है? डेवलप्ड नेशन के पास है। तो डेवलप्ड नेशन क्या करेंगे? अपना बटुआ खाली करेंगे, अपना थोड़ा सा जो है फंड इधर ट्रांसफर करेंगे डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, ताकि वो क्लीन एनर्जी मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल फंडिंग देख लेते हैं। 2009 में COP15 जो कि कोपनहेगन डेनमार्क में हुई थी, वहाँ पे क्या किया गया था? वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला था कि वो हर साल $100 बिलियन क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, अब ये कमिटमेंट इतना ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज से क्या हुआ? डेवलप्ड कंट्रीज ने सोचा इतना ज़्यादा क्यों दिया जाए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कमिटमेंट को पूरा फुलफिल नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो गई है। अब इसके बाद रिन्यूड फोकस है अकाउंटेबिलिटी एट COP29। ठीक है, COP29 पे एक रिन्यूड फोकस किया जाएगा कि फंडिंग अच्छे से मिल सके। यहाँ देख लेते हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। आपसे पूछेगा किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है और ये की एलिमेंट है पेरिस एग्रीमेंट की, डिजाइन टू सेट अ न्यू फाइनेंशियल टारगेट। नया फाइनेंशियल टारगेट सेट करने के लिए कि डेवलप्ड कंट्रीज 2025 से कितना कंट्रीब्यूशन करेंगी। 2009 में कितना डिसाइड हुआ था? 2009 में $100 बिलियन टारगेट डिसाइड हुआ था एनुअली। अब इसको बढ़ा के जो भी ये लोग यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होगा, जो भी एग्रीमेंट्स आपस में क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं साइन होंगी, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस कितना होने वाला है। तो आपको ये भी याद रखना है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल किससे संबंधित है? तो ये पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित है और स्पेसिफिकली क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित है। कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को कैंसिल कर दिया है। तो आपको याद रखना है किस कंट्री ने ये कैंसिल किया है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम, तो ये कैंसिल किया गया है कनाडा ने।
ठीक है। कनाडा ने ये कैंसिल किया है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। इससे क्या होगा, इससे जो भी भारतीय छात्र हैं और 13 अदर कंट्रीज़ के जो छात्र हैं वो क्या करेंगे, वो सफ़र करेंगे, उनको हार्मफुल इम्पैक्ट इन पे आएगा। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है, टू स्ट्रेंथन प्रोग्राम इंटेग्रिटी, एड्रेस स्टूडेंट वल्नरेबिलिटीज एंड एंश्योर इक्वल एक्सेस टू एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो रीज़न आपको नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि कनाडा ने क्या किया है, कैंसिल किया है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम, जो कि इफेक्ट करेगा इंडिया और 13 अदर कंट्रीज को। कौन कौन सी कंट्रीज इससे अफेक्टेड होंगी, तो इंडिया होगी, चाइना होगी, ब्राजील होगी, पाकिस्तान होगी, फिलीपींस होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2018 में लॉन्च किया गया था। इससे क्या होता है, ये इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होना चाहिए और एक्सेप्टेंस लेटर मिलना चाहिए कैनेडियन इंस्टीट्यूशन से, तभी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंतर्गत स्टूडेंट का एनरोलमेंट हो सकता है कनाडा की किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कनाडा ने क्या किया है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को कैंसिल आउट कर दिया है। फिर बात करते हैं बिम्स्टेक के एनर्जी सेंटर की। तो बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया में, ये बात आपको याद रखनी है, बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर को होस्ट किया जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर को क्या किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा, याद रखना है आपको। इस बात की जानकारी दी है बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे जी ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये इंद्रमणि पांडे जी हैं। ठीक है, अब एनर्जी सेंटर से क्या होगा, तो ये एनर्जी कॉर्पोरेशन जो कि बिम्स्टेक की कंट्रीज हैं उनके बीच क्या करेगा, एनर्जी कॉर्पोरेशन को एनहांस करेगा। तो ये कनाडा को देखें तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, ये पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, मेक्सिको नहीं दिख रहा है बस। ठीक है, तो ये जो येलो जो शेडेड पोर्शन है, येलो ग्रीन ऑरेंज में, ये आपका कनाडा है। ठीक है, कनाडा है। शुरुआत करते हैं नॉर्थ से, तो नॉर्थ में इनके आर्कटिक ओशन है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। फिर अगर हम लोग मूव करें, हम लोग अगर क्लॉकवाइज मूव करें तो ईस्ट में ग्रीनलैंड है, नॉर्थ ईस्ट में इनके ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के साथ ये मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, ग्रीनलैंड के साथ मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं कनाडा। फिर फर्दर ईस्ट में मूव करें तो लैब्राडोर सी आ जाता है। फर्दर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करें तो नॉर्थ अटलांटिक सी आ जाता है। और फर्दर अगर हम पूरा मूव कर जाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो साउथ में तो पूरा यूएसए ही है, और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, और नॉर्थ वेस्ट में यूएसए है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में ये देखिए बाउंड्री अलास्का से यहाँ पे बाउंड्री टच हो रही है। तो इसकी लोकेशन हमने देख ली, सिर्फ एक ही कंट्री से ये लैंड बॉर्डर शेयर करती है, बाकी मैरीटाइम बाउंड्री ये ग्रीनलैंड से भी शेयर करती है या डेनमार्क से भी शेयर करती है। ठीक है, तो लोकेशन देख लेते हैं। ऑक्यूपाइज मच ऑफ नॉर्थ अमेरिका, शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विथ कंटिग्यूअस यूएस टू द साउथ एंड अलास्का टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अलास्का यूएसए का पार्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में भी और साउथ में भी यूएस इनसे लैंड बाउंड्री टच करता है। ठीक है, अटलांटिक हमने देखा कहाँ पे है, अटलांटिक ईस्ट में है, पैसिफिक ओशन वेस्ट में है, आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है, ये देखिए आर्कटिक ओशन हो गया, ये अटलांटिक ओशन हो गया, और इधर वेस्ट में हम जाएं तो ये वेस्ट में ये पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्री विद फ्रांस, सेंट पियर एंड मिकुलन टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कुछ जगह है जो कि फ्रांस से बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा सा छिप गया है। ठीक है, छिप गया है इसलिए दिखा नहीं सकते हैं। हैंस बॉर्डर आइलैंड जो कि ग्रीनलैंड में, यहाँ पे हैंस बॉर्डर है, ये जो रेड रेड आपको दिखा रहे हैं ये हैंस बॉर्डर है, यहाँ पे एक आइलैंड है हैंस बॉर्डर, यहाँ पे ग्रीनलैंड और मतलब डेनमार्क और कनाडा की बाउंड्री आती है। टोटल एरिया की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय टोटल एरिया है आफ्टर रशिया। ठीक है, आफ्टर रशिया, रशिया के बाद ये सबसे बड़ी कंट्री है, और फोर्थ लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया अलोन। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स कंटेन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, इनके पास सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है फ्रेश वाटर लेक्स का, आपको ये ध्यान देना है। और साथ ही साथ इनकी जो कोस्ट लाइन है, ये पूरी जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट से जो लाइन इनकी है ये सबसे लंबी है। देख रहे हैं आप ऐसे ऐसे पूरी कोस्ट लाइन, यहाँ ये पूरी यहाँ तक ये ऐसे ऐसे पूरी कोस्ट लाइन इनकी सबसे लंबी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। ठीक है, लैंड बॉर्डर विद यूएस, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। ठीक है, लगभग 9000 किलोमीटर का, 8800 किलोमीटर का ये लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है जो कि कनाडा और यूएस के बीच बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कनाडा के बारे में देखा, पॉलिटिकल बाउंड्री देखी, फिजिकल लोकेशन देखी। कुछ और डीप में जाके कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम लोग मेजर रिवर्स और मेजर लेक्स देखेंगे कनाडा की। तो शुरुआत करते हैं नॉर्थ पार्ट से। एकदम देखिए ये ग्रेट बियर लेक है, एकदम नॉर्दर्न पार्ट में ग्रेट बियर लेक है, उसके साउथ में है ग्रेट स्लेव लेक। फिर ग्रेट स्लेव लेक के साउथ में है लेक अथाबस्का। लेक अथाबस्का में यूरेनियम
पाया जाता है, यूरेनियम एनरिच्ड ये लेक है। लेक एथाबस्का के जस्ट नीचे जस्ट साउथ में रेंडियर लेक है, ठीक है, रेंडियर लेक है। और फिर यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, यहाँ पे पूरे ग्रेट लेक्स हैं। कौन कौन से? ग्रेट लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरून, लेक एरी और लेक ओंटारियो, ठीक है। ये सारे के सारे शेयर किए जाते हैं बिटवीन यूएस एंड कनाडा, एक्सेप्ट मिशिगन। जो मिशिगन है, लेक मिशिगन है, ये वाला लेक मिशिगन है, ये एंटायरली यूएसए में है, ठीक है, ये एंटायरली यूएसए में है, आप ये बात याद रखिएगा। बाकी जो लेक्स हैं जैसे लेक सुपीरियर, लेक हुरून, लेक एरी और लेक एंटारियो, ये शेयर किया जाता है बिटवीन यूएस एंड कनाडा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनलैंड रिवर्स देखे, इनलैंड लेक्स देखे इनके, और जो शेयरिंग लेक्स हैं ये भी देख लिए। अब रिवर्स पे देख लेते हैं। तो मेजर रिवर्स है यहाँ की मैकेंजी, ठीक है। ये देखिए, ये आप रुकिए, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको सही में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको मैकेंजी के बारे में। लेक मैकेंजी रिवर मैकेंजी जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा की, और ये कहाँ से निकल रही है? ये ग्रेट स्लेव से निकल रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ऐसे निकली और ये ब्यूफोर्ट सी में चली गई या आर्कटिक ओशन में गिर गई, ठीक है। तो ये आर्कटिक ओशन में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैकेंजी रिवर जो है ये स्टार्ट्स एट ग्रेट स्लेव लेक एंड फ्लोज इनटू आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये हमने पूरी इनकी जो लेंथ है वो देखी, ग्रेट स्लेव से निकल के आर्कटिक ओशन तक। इसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर है। सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ पे है? तो ये इस साइड में है, ठीक है। ये वह ईस्ट साइड में है जहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, जहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं। जो ग्रेट लेक्स हैं दे ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, ठीक है। और ये सेंट लॉरेंस रिवर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ आती है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में आके गिरती है, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। सेंट लॉरेंस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेंट लॉरेंस जो है ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो ये सारे के सारे जो हैं ये फ्रेश वाटर लेक हैं। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरून, लेक एरी और लेक अंटारियो, ठीक है। इसके बाद कुछ अदर मेजर रिवर्स हैं जैसे चर्चिल रिवर, सेंट जॉन रिवर, ओटावा रिवर, सैंगवे रिवर, मैक्यूनगुवर। तो ये सारी चीज़ें रिवर्स आपके सामने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? मैकेंजी रिवर और सेंट लॉरेंस रिवर। देख लेते हैं लेक्स के बारे में। तो वुल्स्टन लेक है, वुल्स्टन लेक है, ड्रेन्स इनटू बोथ हडसन बे एंड आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे लेक यहाँ पे बनाए नहीं होंगे ये लोग क्योंकि वो बहुत ही इंटीरियर वाली चीज़ है। तो बस आप ये याद रखिएगा कि वुल्स्टन लेक कहाँ है। तो वुल्स्टन लेक कनाडा में है, ठीक है। वुल्स्टन लेक कहाँ पे है? कनाडा में है। ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव तो हमने आपको दिखाया है, ये ग्रेट बियर लेक है और इसके जस्ट साउथ में ग्रेट स्लेव लेक है, ठीक है। बोथ इंक्लूड एंटायरली विद इन कनाडा। तो ग्रेट बियर लेक जो है कनाडा का लार्जेस्ट लेक है और ग्रेट स्लेव लेक जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो बियर के जस्ट नीचे स्लेव है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। बिम्स्टेक के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो बिम्स्टेक के सबसे पहले ये देखते हैं कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम है बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, एम से मल्टी, एस से सेक्टोरल, टी से टेक्निकल, ई से इकोनॉमिक और सी से कॉपरेशन, ठीक है। तो ये पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये पूरा नाम होता है बिम्स्टेक का। कब ये इस्टेब्लिश किया गया था? 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। जैसे नेटो इस्टेब्लिश किया गया था वॉशिंगटन डिक्लेरेशन से, वैसे ही 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन ने क्या इस्टेब्लिश किया था? बिम्स्टेक इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। आप बताइए कि आसियान कौन से डिक्लेरेशन से इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बिम्स्टेक कौन से डिक्लेरेशन से इस्टेब्लिश किया गया था? 1997 के बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक है। करेंट मेंबर्स कितने हैं? तो 7 कंट्रीज जो हैं इनकी करेंट मेंबर्स हैं बिम्स्टेक की, ठीक है। 5 साउथ एशियन कंट्रीज हैं और 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। 5 साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है। कंफ्यूज ना होइएगा, पाकिस्तान नहीं है और अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है। ये दोनों देश नहीं है, याद रखिएगा। साउथ एशिया के जो देश हैं वो सिर्फ 5 देश इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। हालांकि साउथ एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी आता है लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। उनकी जगह 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन कौन सी? म्यांमार और थाईलैंड को इंक्लूड किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेशली अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है साउथ एशिया से। साउथ ईस्ट एशिया से है म्यांमार और थाईलैंड।
ठीक है। जेनेसिस ऑफ बिम्स्टेक की बात करें कि बिम्स्टेक का कैसे ओरिजिन हुआ, तो ये इनिशियली हमने देखा था 1997 में फॉर्म हुई थी, लेकिन जब 1997 में ये बॉडी फॉर्म हुई तब इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था, तब इसका नाम बिस्ट एक था। ठीक है, बिस्ट ईसी या बिस्ट एक। ठीक है, इसमें क्यों इस नाम था, क्योंकि तब म्यांमार नहीं था उसमें। ठीक है, तब इसमें म्यांमार नहीं था। तब कौन कौन से थे कंट्रीज, तब इसमें बांग्लादेश थी, बी से बांग्लादेश थी, आई से इंडिया थी, एस से श्रीलंका थी और थी से थाईलैंड थी, और इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो नेपाल नहीं था, नेपाल नहीं था, और कौन नहीं था, म्यांमार नहीं था। ठीक है, म्यांमार नहीं थी और भूटान भी नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे कंट्रीज ज्वाइन होने लगी। रीनेम टू बिम्स्टेक इन 1997 आफ्टर म्यांमार ज्वाइन। तो जब म्यांमार ज्वाइन हुआ तब इनका नाम बिम्स्टेक रख दिया गया। अब मिशन या गोल क्या है, तो रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करना, सोशल प्रोग्रेस करना, ये सारी चीज़ें इनकी मिशन या गोल है। रीसेंट डेवलपमेंट्स देखें तो क्या क्या हुए हैं। 17 बिम्स्टेक मिनिस्टीरियल मीटिंग जो 2021 में हुई थी, इसमें क्या हुआ था, बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंडोर्स हुआ था। साथ ही साथ बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट फुली फंक्शनल इन इंडिया। तो आपको ये याद रखना है, बिम्स्टेक का सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, तो ये स्टैब्लिश किया गया है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में स्टैब्लिश किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर अभी हाल ही में 20 मई 2024 को बिम्स्टेक ने अपना चार्टर साइन किया था। ठीक है, अपना चार्टर फॉर्म किया था और इनका चार्टर फोर्स में आया था 20 मई 2024 को, ये बात याद रखिएगा। फिर 2017 में पहली मीटिंग हुई थी बिम्स्टेक के नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स की। बिम्स्टेक की कंट्रीज के जितने भी नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स रहे होंगे उनकी पहली मीटिंग हुई थी मार्च 2017 में। अब बिम्स्टेक के मेंबर फोकस एरियाज कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश है तो देख लेते हैं। बांग्लादेश में स्टैब्लिश किया गया है बिम्स्टेक का सेंटर फॉर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। भूटान में स्टैब्लिश किया गया है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया में स्टैब्लिश किया गया है सिक्योरिटी, दैट इज काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनर्जी। म्यांमार में स्टैब्लिश किया गया है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। नेपाल में स्टैब्लिश किया गया है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। श्रीलंका में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और थाईलैंड में कनेक्टिविटी। तो ये एक बार याद रखने की कोशिश करिएगा। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो वर्ल्ड सेलिंग प्रेसिडेंट का री इलेक्शन हुआ है। वर्ल्ड सेलिंग प्रेसिडेंट का री इलेक्शन हुआ है कहाँ पे, सिंगापुर में, याद रखिएगा, सिंगापुर में हुआ है ये वर्ल्ड सेलिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन। और ये जो जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। ये कौन इंडिविजुअल है, तो ये लियू क्यूनहाई है। ठीक है, लियू क्यूनहाई है ये इंडिविजुअल, लियू क्यूनहाई, बस ये याद रखिएगा, लियू क्यूनहाई को अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड सेलिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, वर्ल्ड सेलिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं लियू क्यूनहाई, ये बात आप याद रखिएगा, लियू क्यूनहाई। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा, ये हम लोग ने पहले भी चर्चा की थी, आज फिर कर ले रहे हैं। तो क्योंकि आज क्या है, ये आज इन्होंने स्वर्न इन किया है, मतलब आज इन्होंने शपथ ली है 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को। इनका टेन्योर कब समाप्त होगा, कार्यकाल कब समाप्त होगा, तो 13 मई 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त होगा। और इनका जो कार्यकाल होगा वो लगभग 6 महीने का होगा, ये बात आपको याद रखनी है। एंड ऑफ टेन्योर भी याद रखिएगा, 13 मई 2025 को इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो तैयब इकरम जो है ये री इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन होंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, तो ये तैयब इकरम होंगे। ये कहाँ से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, और इनका ये सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तैयब इकरम जो है प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। ठीक है, अवार्ड्स में बात करें तो एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है कुणाल दलाल को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JBCN एजुकेशन के। ये बात याद रखिएगा, एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर किसका अवार्ड किसको गया है, कौन रेसिपिएंट है, तो कुणाल दलाल जो है JBCN एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनको ये अवार्ड गया है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, कुणाल दलाल को ये एजुकेशन लीडर का अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे, गुड़गांव इंडिया में दिया गया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पे। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रैंक हुई है वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के मामले में सबसे सस्टेनेबल कंपनी कौन सी रही है 5वीं बार, तो ये हिंडाल्को की इंडस्ट्री है। ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्री जो है ये 5वीं बार मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी बनी है। रैंकिंग किसने डिसाइड की थी, तो S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का ये असेसमेंट था, जिसमें टोटल स्कोर जो हुआ था वो 87 पॉइंट्स था। ठीक है, 87 पॉइंट्स था।
और जो इनके कॉम्पिटिटर थे जो सेकंड रैंक पे थे वो बहुत पीछे थे, 22 पॉइंट पीछे थे इनसे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये आप कुछ पढ़ लीजिएगा, क्लाइमेट स्ट्रैटेजी में 100 परसेंटाइल आए हैं हिंडाल्को के, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स कंजम्पशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों में 100 परसेंटाइल आए हैं। तो याद रखिएगा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज बनी है या अवार्ड किया गया है इनको सस्टेनेबल कंपनी, मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। याद रखिएगा 5th कंसेक्यूटिव ईयर, हो सकता है फ्रेम यहीं से कर ले क्वेश्चन कि कितनी बार इनको सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी का अवार्ड दिया जा चुका है। तो 5th कंसेक्यूटिव ईयर ये क्या की गई है, नेम की गई है एज वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। FIH स्टार हॉकी अवार्ड्स की बात करें तो इसको होस्ट किया गया था मस्कट, ओमान में। ये बात आपको याद रखनी है। FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स कहाँ पे होस्ट किया गया था, मस्कट, ओमान में होस्ट किया गया था। इसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हमको याद रखने हैं वो हैं मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर के, क्योंकि ये दोनों ही अवार्ड इंडियंस को गए हैं। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर गया है हरमनप्रीत सिंह को और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है PR श्रीजेश को। तो ये बात याद रखनी है। प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, हरमनप्रीत सिंह है, और गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, तो PR श्रीजेश बने हैं। बाकी यहाँ पे आप सारी लिस्ट बनी हुई है जो कि चाइना से हैं, पाकिस्तान से हैं, अर्जेंटीना से हैं, नीदरलैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, स्कॉटलैंड से हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, एक बार अपने आप से रीड कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो था हमने आपको बता दिया, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि हरमनप्रीत सिंह को गया है, और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि PR श्रीजेश जी को गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे अवार्ड अनाउंस किए गए थे, ये मस्कट, ओमान में FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 अनाउंस किए गए थे। ऑबिचुअरीज की बात करें तो पंडित राम नारायण जी का निधन हो गया है 96 वर्ष की उम्र में। ये सारंगी वादक थे, सारंगी प्लेयर थे। तो आपको बस इतना याद रखना है, पंडित राम नारायण किससे संबंधित हैं, तो ये सारंगी प्लेयर है, सारंग वादक है, सारंगी वादक है। नेक्स्ट ऑबिचुअरी पे आते हैं तो हरिंदर सिंह सोधी का भी निधन हो गया है। ये सेलिब्रेटेड पोलो प्लेयर थे। तो आप याद रखिएगा HS सोधी क्या थे, ये पोलो प्लेयर थे जिनको बहुत लोग फॉन्डली नोन एज बिली, उनको बहुत लोग प्यार से बिली बुलाते थे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली गणेश जी जो कि तमिल एक्टर थे, इनका भी निधन हो गया है 80 वर्ष की उम्र में। तो ये बात आप याद रखिएगा। दिल्ली गणेश क्या थे, ये तमिल एक्टर है, ठीक है, तमिल एक्टर थे, काफी ज्यादा फेमस थे, इसलिए यहाँ पे ये इंक्लूड किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है यूनियन बैंक का नारी शक्ति ब्रांचेस। तो आप याद रखिएगा, यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है नारी शक्ति ब्रांचेस। अब नाम से ही समझ में आ रहा है नारी शक्ति ब्रांचेस क्या करेगा, तो ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेगा। विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो भी होंगी उनको स्पेशलाइज सपोर्ट दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, उनका एडवाइजरी सर्विसेज होंगी, साथ ही साथ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज का भी उनको चांस दिया जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है नारी शक्ति ब्रांचेस। कहां कहां पे खोला गया है, तो बेंगलुरु में खोला गया है, चेन्नई में खोला गया है, विशाखापट्टनम में खोला गया है और जयपुर में खोला गया है, ठीक है। नारी शक्ति ब्रांचेस 4 जगह खुली है, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड जयपुर। तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं नेशनल MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम की। तो MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो बेंगलुरु कर्नाटका में ही लॉन्च किया गया है, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिलकर MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है, कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका में। क्या होगा इसमें, इसमें जितने भी MSME क्लस्टर्स हैं 150 लगभग, उनको क्या किया जाएगा, उनको आपस में लिंक किया जाएगा ताकि इससे फाइनेंशियल एक्सेस को प्रमोशन मिल सके। साथ ही साथ सिडबी ब्रांचेस और यूनियन बैंक की नारी शक्ति ब्रांचेस को भी क्या किया जाए, एक्सपैंड किया जाए फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। वर्ल्ड क्वालिटी वीक ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 11 से नवंबर 15 तक। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वालिटी वीक कब से कब तक ऑब्जर्व किया जाता है, तो नवंबर 11 से नवंबर 15 तक। किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। ये खैर इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, आप बस याद रखिएगा वर्ल्ड क्वालिटी वीक कहाँ पे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये नवंबर 11 से नवंबर 15 तक ये क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी थीम क्या होती है, थीम होती है क्वालिटी फ्रॉम कंप्लायंस टू परफॉर्मेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वालिटी वीक की क्या थीम है, क्वालिटी फ्रॉम कंप्लायंस टू परफॉर्मेंस।
नेक्स्ट डे अपना देखें तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है 10 नवंबर को एनुअली। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इस बार की थीम है वैक्सीन्स फॉर ऑल, प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज एंड बिल्डिंग हेल्थ इक्विटी। ठीक है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन याद रखिएगा, वैक्सीन्स फॉर ऑल, वैक्सीन्स फॉर ऑल, प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज एंड बिल्डिंग हेल्थ इक्विटी। ठीक है, वैक्सीन्स फॉर ऑल, प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज एंड बिल्डिंग हेल्थ इक्विटी। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब आज रिटायर हो चुके हैं। इनका टेन्योर या कार्यकाल था 2 साल का। इस कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या की जजमेंट्स दिए तो एक बार देख लेते हैं। ये एसोसिएटेड रहे हैं अयोध्या लैंड डिस्प्यूट से। आर्टिकल 370 के मामले में इन्होंने सुनवाई की थी। इन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया था गे सेक्स। राइट टू प्रिवेसी पे भी इन लोग ने अपना जजमेंट सुनाया था, जो कि 9 जज बेंच थी। लिविंग विल के बारे में इन्होंने ऑर्डर दिया था। साथ ही साथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो वीक है 20 वीक से बढ़ा के 24 वीक कर दिया था। साथ ही साथ अभी हाल ही में आपने देखा होगा लेडी जस्टिस स्टैचू भी इन्होंने ही अनवील किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण काम थे DY चंद्रचूड़ साहब द्वारा।